सूरजपुर नाम के एक राज्य में किशोर नाम का एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी शारदा के साथ रहता था। किशोर बहुत ही चतुर, चालाक और बुद्धिमान था, लेकिन वो एक भला आदमी था। अपनी गरीबी की अवस्था में भी वो सुख और संतोष से रहता था। सुनिए जी, आज मेरा बेसन के लड्डू खाने का बड़ा ही दिल कर रहा है, लेकिन घर में तो कुछ भी नहीं है, ना बेसन, ना घी, ना गुड़। आप ये सब चीजें किसी तरह से ले आओ तो हम दोनों बेसन के लड्डू खा सकते हैं। चिंता मत करो भाग्यवान, मैं अभी बाजार जाकर ये सभी चीजें लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर किशोर वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर चलने के बाद वो मन में सोचने लगा, हे भगवान, मैंने अपनी पत्नी से कह तो दिया कि मैं ये सभी चीजें लेकर आता हूँ, लेकिन कैसे लेकर जाऊँ और कहाँ से लेकर जाऊँ? मेरे जेब में तो 1 रुपया भी नहीं है। मैं कहता हूँ क्यों ना अपने दोस्त के यहाँ जाऊँ, क्या पता वो मुझे कुछ पैसे उधार दे दे। ये सब सोचता सोचता किशोर अपने दोस्त के पास चला जाता है। अरे किशोर, तुम आओ आओ और बताओ तुम्हारे क्या हाल चाल है और भाभी जी कैसी है? भाई मैं तो अच्छा हूँ और भाभी भी अच्छी है, ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे आज अचानक कुछ रुपयों की जरूरत आ पड़ी है। सोचा अभी तुमसे उधार ले लूँ तो बाद में तुम्हें वापस चुका दूंगा, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। किशोर की ऐसी बातें सुनकर मोहन अपने मन में सोचने लगा, ये गरीब फक्कड़ आदमी भला कहाँ से चुकाएगा उधार? इसे कुछ भी दे दूं तो वापस मिलने की उम्मीद तो छोड़नी ही पड़ेगी। ये सब सोचकर वो बोला, तुम बड़े ही बुरे वक्त में आए हो किशोर। अभी तक मेरे खेतों की फसल की कटाई नहीं हुई और मैं भी तुम्हारी ही तरह गरीब हूँ। इन दिनों मेरे पास भी पैसे नहीं हैं। मैं भी बस फसल पकने का ही इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि आज तुम्हारी भाभी का दिल भी कुछ मीठा खाने का हो रहा है, मगर मेरे पास फूटी कोड़ी भी नहीं है जो मैं बाजार से ला सकूं। अरे भाई मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि अभी तुम्हारी हालत भी ऐसी है। मैंने यहाँ आकर फालतू ही तुम्हें तकलीफ दी, मुझे माफ करना। तभी अंदर से मोहन की पत्नी की आवाज आई, अरे सुनिए, खीर बनकर तैयार है, ठंडी होने से पहले खा लीजिए। घर से आती पत्नी की आवाज को सुनकर एक बार तो मोहन हड़बड़ा गया, लेकिन वो तुरंत स्थिति को संभालते हुए बोला, अच्छा किशोर, लगता है मेरी पत्नी ने खिचड़ी बना ली है। शायद पेट भरने लायक भी पूरी न पड़े, मगर आधे पेट खाकर ही संतोष करना पड़ेगा। क्या करे, मजबूरी है। हाँ हाँ भाई, एक दिन अपने भी अच्छे दिन आएंगे। ठीक है, चलो तुम खिचड़ी खाओ, वरना वो ठंडी हो जाएगी। मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर किशोर वहाँ से चला जाता है और वहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद वो अपने मन में सोचता है, मोहन मुझे कुछ भी देना नहीं चाहता था, इसलिए कुछ न होने का वो दिखावा कर रहा था। उसके घर से मीठी मीठी खुशबू भी आ रही थी, जरूर उसकी पत्नी ने खीर बनाई थी। इस तरह सोचता सोचता किशोर चले जा रहा था और परेशान हो रहा था कि अब उसे पैसे उधार कौन देगा। उसे अपनी पत्नी की इच्छा की बड़ी फिक्र थी। फिर चलते चलते उसकी नजर एक हवेली पर पड़ती है, जिस पर बहुत ही अच्छी सजावट हो रखी थी। पास से गुजर रहे आदमी को रोककर किशोर ने उससे क्यों भाई, ये किसका घर है और आज यहाँ इतनी सजावट क्यों हो रखी है? अरे तुम्हें नहीं पता, ये इस नगर के ठाकुर साहब की हवेली है। उनके यहाँ उनके लड़के की सगाई हुई है, इसीलिए वो भंडारा कर रहे हैं और घर में सुख शांति के लिए पूजा का आयोजन रखा है। पिछले 3 दिन से पूजा पाठ हो रही है। कल पूजा पाठ खत्म हो जाएगी और कल पूरे गांव की दावत है। चलो ठीक है भाई, मुझे खेतों में जाना है, मैं चलता हूँ। यहाँ भंडारा तो कल है, लेकिन मेरी पत्नी की इच्छा तो आज बेसन के लड्डू खाने की है। क्या करूँ, कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। फिर किशोर अपने मन में कोई तरकीब सोचने लगा। कुछ ही देर में उसके मन में एक उपाय आया और वो बहुत खुश हो गया और वो वहाँ से चल पड़ा और सीधे बाजार में चला गया और एक बेसन के व्यापारी के पास जा पहुँचा। राम राम सेठ जी, आपके गोदाम में बेसन की कुल कितनी बोरियां होगी? राम राम भाई, तुम कहाँ से आए हो? मैं ठाकुर साहब के यहाँ से आया हूँ।
ठाकुर साहब के लड़के की सगाई हुई है, इसीलिए कल वो गांव में भंडारे का आयोजन करना चाहते हैं। अच्छा, ठाकुर साहब के लड़के की सगाई हुई है। हमारी तरफ से ठाकुर साहब को बधाई बोलना। और हाँ, कितनी बोरी बेसन चाहिए ठाकुर साहब को? ये तो मुझे नहीं पता, मुझे तो बस केवल इतना कहा है कि किशन सेठ के यहाँ पर पता कर लेना कि उनके गोदाम में बेसन की कितनी बोरियां हैं और थोड़ा सा बेसन उनसे नमूने के तौर पर लेते आना। देखो भाई, अपन तो एक तरफ से बोरियां लेते हैं और दूसरी तरफ दुकानदार को बोरियां बेच देते हैं, लेकिन अभी अपने गोदाम में कम से कम 50 या 60 बोरियां तो पड़ी ही होगी। और मुझे जहाँ तक पता है इतने में ठाकुर साहब का काम हो जाएगा। और जहाँ तक नमूने के तौर पर बेसन देने की बात है तो वो मैं तुम्हें अभी दिलवा देता हूँ। अरे ओ राजू, जल्दी इस आदमी को पाव भर बेसन दे दो, ये नमूने के तौर पर ले जाकर अपने ठाकुर साहब को दिखा देगा। फिर किशोर ने वहाँ से पाव भर बेसन लिया और वहाँ से चला गया। और फिर वो चलता चलता एक घी के व्यापारी के पास। राम राम सेठ जी। जी राम राम भाई। घी के 60 पीपे होंगे सेठ जी? 60 क्यों, पूरे 100 पीपे मिल जाएंगे। लेकिन तुम आए कहाँ से हो? किसने भेजा है तुम्हें? गांव के ठाकुर साहब ने। कल वो गांव में भंडारे का आयोजन करने जा रहे हैं, इसलिए वो घी के लिए पूछ रहे थे और उन्होंने कहा है कि खुले घी में से थोड़ा सा घी नमूने के तौर पर लेते आना। अरे तो कल जो मेरे यहाँ से घी गया था वो घी क्या मिलावटी था? जाकर कह दे अपने ठाकुर साहब से, लेना है तो ले, नहीं लेना है तो ना ले, नमूना वमूना मैं नहीं देता। सेठ की ऐसी बात सुनकर किशोर हैरान रह गया और चुपचाप वहाँ से खिसक गया। उस नगर में घी के और भी व्यापारी थे। किशोर फिर दूसरे व्यापारी के पास पहुँचा और उसे सारी बात बता दी। अरे भाई, ठाकुर साहब ने हमें याद किया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम चिंता मत करो, नमूने के तौर पर मैं तुम्हें अभी घी दे देता हूँ। फिर व्यापारी ने नमूने के तौर पर किशोर को एक केतली में घी दे दिया। किशोर बड़ा ही खुश होकर घी लेकर वहाँ से चलता बना और चलते चलते वो एक गुड़ के व्यापारी के पास गया और उसे भी यही बोला कि उसे गांव के ठाकुर ने भेजा है और नमूने के तौर पर थोड़ा सा गुड़ चाहिए। तो व्यापारी ने उसे गुड़ देते हुए कहा, ये लो भाई, तुम ये गुड़ की डेली, और ये गुड़ बड़ा ही अच्छा गुड़ है, और जल्दी ले जाओ ठाकुर साहब के पास और जल्दी वापस आना और बताना कि कितनी बोरियां भिजवानी है। किशोर गुड़ लेकर वहाँ से चलता बना। अब लड्डू बनाने का सारा सामान उसके पास इकट्ठा हो चुका था। फिर शाम होने तक वो अपने घर पहुंच गया और अपनी पत्नी को सारा सामान दे दिया। अरे, आप तो सारा सामान ले आए। मैं तो सोच रही थी कि मेरे मन की बात मेरे मन में ही रह जाएगी, लेकिन आप तुम सारा सामान ले आए। चलिए, अब मैं जल्दी से लड्डू बना देती हूँ और आप हाथ पैर धोकर। फिर शारदा ने कुछ ही देर में लड्डू बनाकर तैयार कर दिए। संयोग की बात है कि उसी दिन रात को इस राज्य के राजा सूर्यवीर सिंह भेष बदलकर उस राज्य में घूम रहे थे। तो वो चलते चलते किशोर के झोपड़ी के बाहर आ जाते हैं। तभी उन्हें आवाज आती है, सुनो भाग्यवान, तुमने लड्डू तो तैयार कर दिए हैं, लेकिन हम इन लड्डू को अभी नहीं खाएंगे। क्यों जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? लड्डू अभी नहीं खाएंगे तो फिर कब खाएंगे? अरे, मेरा दोस्त वो मोहन है ना, तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए मैं उससे कुछ पैसे उधार लेने के लिए गया था। तो वो बोल रहा था कि उसकी पत्नी की इच्छा भी कुछ मीठा खाने की है। अगर वो इस वक्त यहाँ पर आ गया तो हमें ना चाहते हुए भी हमारे लड्डू में से कुछ हिस्सा उसे और उसकी पत्नी को देना पड़ेगा। फिर हमारे हिस्से में क्या आएगा? हे राम, फिर तो मैं घर में एक भी दिया नहीं जलाऊंगी। अंधेरे में ही बैठकर अपन दोनों ही लड्डू खा लेंगे। फिर दोनों पति पत्नी ने ऐसा ही किया कि दोनों अंधेरे में बैठकर लड्डू खाने लगे। और उसी समय राजा सूर्यवीर सिंह भी उस झोपड़ी के अंदर आ गए और उनके साथ बैठकर लड्डू खाने लगा। और दोनों पति पत्नी इस बात से अनजान थे कि कोई तीसरा आदमी भी उनके साथ बैठकर लड्डू खा रहा है। राजा के लड्डू खाने से लड्डू जल्दी हो गए। अरे भाग्यवान, अपने लड्डू इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गए? शारदा ने फिर तुरंत दिया जलाया तो किशोर ने देखा कि वहाँ पर तीसरा व्यक्ति भी मौजूद था।
जिसे देखकर वो पति पत्नी हैरान थे। अरे भाई, कौन हो तुम? मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। लड्डू बहुत ही अच्छे बने थे। लो, इस खुशी में तुम ये सोने के सिक्के की पोटली मेरी तरफ से उपहार समझकर ले लो। नहीं नहीं भाई, तुमने खुद ही कहा कि तुम हमारे मेहमान हो और मेहमान को कुछ खिलाने के लिए कीमत नहीं लेते। बस दुख इस बात का है कि तुमने लड्डू चुपचाप खा लिए। वो लड्डू मेरी पत्नी के लिए कम पड़ गए। मैं बड़ी ही मुश्किल से अपनी पत्नी के लिए लड्डू बनाने का सामान इकट्ठा करके लाया था। किशोर की बात सुनकर राजा को थोड़ा आश्चर्य हुआ। अच्छा, तो तुम ये बताओ कि तुम ये सामान किस प्रकार लेकर आए थे? फिर किशोर ने बिना झूठ बोली सारी बात उस राजा को बता दी कि कैसे उसने बेसन, घी और गुड़ का इंतजाम किया था। और अभी ये सारा सामान भी खत्म हो चुका है, इसीलिए और लड्डू नहीं बनाए जा सकते। ओह, तो ऐसी बात है। मुझे माफ करना मेरे मित्र। मजाक में ही तुम पति पत्नी की इच्छा की पूर्ति में मैं बाधक बन गया। अब तुम मुझसे स्वर्ण मुद्रा भी लेने को तैयार नहीं हो, लेकिन मैंने तुम्हें मित्र कहा है, इसीलिए तुम मेरी एक बात मानो। कल सुबह तुम सूर्यवीर सिंह राजा के दरबार में जाना। अवश्य ही वो तुम्हारी कोई ना कोई सहायता करेंगे। ऐसा कहकर राजा सूर्यवीर सिंह वहाँ से चले गए। महल में आकर उन्होंने अपने राजवस्त्र पहने और अपने पहरेदार से बोले, कल एक गरीब आदमी महल में आएगा जिसका नाम किशोर है। उसे बिना किसी रोक टोक के और सम्मान के साथ मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। जो आज्ञा महाराज। फिर अगले दिन सुबह होने पर शारदा ने अपने पति किशोर को उठाया। आज आपको राजा के यहाँ जाना है जी। सुनिए जी, आज आप पहली बार राजमहल जा रहे हो। क्या आप वहाँ खाली हाथ जाओगे? आपको महाराज के लिए कुछ लेकर जाना चाहिए। अरे भाग्यवान, हम इतने गरीब हैं, हमारे पास महाराज को देने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे आप चिंता मत कीजिए, जाइए राजमहल में, देखिए क्या होता है। और सुनिए, जहाँ तक उपहार देने की बात है, तो परसों ही मैंने एक कबूतर पकड़ा था उसको पालतू बनाने के लिए। आप तो मजदूरी करने के लिए लोगों की खेतों में चले जाते हैं और दिन भर घर में मैं अकेली रहती हूँ। सोचा था उस कबूतर से अपना दिल बहला लिया करूंगी। आप वही कबूतर महाराज को उपहार में देने के लिए ले जाइए। किशोर अपनी पत्नी की बात मानकर कबूतर को झोले में लेकर राजमहल की ओर चल दिया। और उधर ठीक उसी वक्त राजा सूर्यवीर सिंह के पहरेदार ने उनके पास आकर कहा, महाराज की जय हो। महाराज आपसे एक दूत मिलना चाहता है। वो पहलवानपुर के राजा का दूत है। ठीक है, उसे अंदर लेकर आओ, मेरे सामने उपस्थित करो। फिर उस दूत को अंदर लाया जाता है। महाराज की जय हो। मेरा नाम महेश, मैं पहलवानपुर के राजा का दूत हूँ। हमारे राजा ने आपके लिए एक पैगाम भेजा है। क्या पैगाम भेजा है हमारे लिए तुम्हारे महाराज ने? हमें बताओ। महाराज, ये पैगाम संकेतिक है जो आपको समझना होगा और उसका उत्तर देना होगा। ये कहकर उस राजदूत ने फर्श पर एक गोल घेरा बना दिया और उसके चारों तरफ गेहूं के दाने डाल दिए। महाराज, यही पैगाम है हमारे महाराज का। अब आप इसका क्या उत्तर देना चाहते हैं? ये देखकर महाराज सोचने लगे, ये इस दूत ने हमें किस मुसीबत में डाल दिया। पहलवानपुर राज्य हमारे राज्य से 50 गुना ज्यादा शक्तिशाली और विशाल है। उसके राजा भानु प्रताप को अप्रसन्न नहीं किया जा सकता। राजा की समझ में इस पैगाम का कोई उत्तर नहीं आ रहा था, तो उन्होंने अपने महामंत्री से कहा, महामंत्री जी, बताएं इस पैगाम का क्या अर्थ है? परंतु महामंत्री भी इसका जवाब देने में असमर्थ थे। पूरे राज दरबार में भय का माहौल पैदा हो गया और महामंत्री ने राजा से क्षमा मांगते हुए कहा, महाराज, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन पर पहलवानपुर के राजा का ये पैगाम मेरी समझ के बाहर है। महामंत्री की ये बात सुनकर राजा भी बहुत चिंतित हो गए। लेकिन तभी राज दरबार में किशोर आया और उसने महाराज को देखकर उन्हें प्रणाम किया और उन्हें देखते ही किशोर समझ गया कि वही व्यक्ति है जो रात को भेष बदल कर मेरे घर पर आया था। और राजा सूर्यवीर सिंह ने भी किशोर को पहचान लिया था। वो किशोर को देखकर बड़े ही खुश हुए। आओ मित्र, तुम्हारे राज दरबार में आने की बात हम बिल्कुल भूल ही गए थे, इसीलिए तुम्हारे स्वागत सत्कार का कोई प्रबंध नहीं करवाया। महाराज, मैं तो आपका सेवक हूँ और मैं तो आपके दर्शन के लिए आया था। मेरे लिए तो यही बहुत है
कि आपने मुझे पहचान लिया। मैं क्षमा चाहता हूँ, कल मैंने आपको नहीं पहचाना था, इसलिए जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो नादान समझकर आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अरे इसमें माफी की क्या बात है, बल्कि माफी तो हमें मांगनी चाहिए कि एक राजा होते हुए भी तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की इच्छा में बाधा बन गए। राजा और किशोर की बातों को कोई भी दरबार में समझ नहीं पा रहा था। कुछ देर बातें करने के बाद किशोर राजा सूर्यवीर सिंह के चेहरे को देखकर समझ गया कि महाराज किसी परेशानी में हैं। महाराज मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन आपको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आप किसी परेशानी में हैं। यदि आप चाहें तो मुझे अपनी परेशानी बता सकते हैं। फिर राजा सूर्यवीर सिंह ने एक क्षण सोचकर और फिर अपनी परेशानी के बारे में बता दिया। अच्छा, तो महाराज पहलवानपुर के राजा के इस पैगाम ने आपको परेशान कर रखा है। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं इस पैगाम का उत्तर दे दूं। किशोर, अगर तुम ऐसा कर पाए तो तुम्हारा हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार होगा। फिर किशोर ने अपने झोले में से कबूतर को निकाला और कबूतर को उस घेरे के बीच छोड़ दिया और कबूतर एक क्षण के लिए रुका और फिर उसने दाने चुगना चालू कर दिया और उसने सारे गेहूं के दाने चुग लिए। ये देखकर पहलवानपुर से आए राजदूत ने महाराज से कहा, धन्यवाद महाराज, मुझे अपने पैगाम का उत्तर मिल गया है। अब मैं यहाँ से चलता हूँ। दूत के जाने के बाद महाराज ने किशोर से पूछा, एक बात बताओ किशोर, ये कबूतर तुम किस लिए लेकर आए थे? महाराज, मैं इस कबूतर को आपको उपहार में देने के लिए लाया था, किंतु मुझे खुशी है कि ये कबूतर आपकी परेशानी को हल करने का एक माध्यम बन गया। और बात असल में ये थी कि मैं पहली बार आपके दर्शन के लिए राजदरबार आ रहा था, इसीलिए मेरी पत्नी शारदा ने मुझसे कहा कि खाली हाथ महाराज के दर्शन के लिए जाना ठीक नहीं होगा, कुछ ना कुछ भेंट उन्हें अवश्य देनी चाहिए। तो मैं ये कबूतर आपको उपहार में देने के लिए ले आया। मैं तुम्हारा ये उपहार स्वीकार करता हूँ, लेकिन पर एक बात बताओ किशोर, तुमने पहलवानपुर के राजा के पैगाम का क्या अर्थ लगाया और तुमने उसका क्या उत्तर दिया? महाराज, बहुत ही मामूली सी बात है। पहलवानपुर के राजा ने गोल घेरे को आपका राज्य मानकर गेहूं के दाने को फैलाकर अपनी सेना द्वारा आपके राज्य को चारों ओर से घेर लेने का संदेश भेजा था और राज्य पर आक्रमण करने का इरादा रखते थे। मैंने कबूतर को गोल घेरे में छोड़ दिया तो उसने गेहूं के सारे दाने को साफ कर दिया और उन्हें ये संदेश दिया कि हमारी सेना इतनी बुलंद है कि वो उनकी सेना को गेहूं के दाने की तरह साफ कर देगी। किशोर की बात सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए। क्या बात है किशोर, तुमने क्या जवाब दिया है? तुम्हारा ये उत्तर मुझे बहुत ही पसंद आया। मैं आज से ही तुम्हें अपना सलाहकार नियुक्त करता हूँ। और महामंत्री जी, किशोर के रहने के लिए एक बड़ा ही सुंदर भवन तैयार करवाया जाए। उस दिन के बाद से किशोर राजा का सलाहकार बनकर अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगा। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि इंसान की बुद्धि ही उसका सबसे बड़ा हथियार होती है और अपनी बुद्धि से इंसान बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकता है, कठिन से कठिन सवाल का जवाब दे सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।